Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing part 4 and this would be the last part of our video series. Okay, modern Indian history का ये last part होगा. So एक ग्लिम्स ले लेते हैं पहले कि क्या क्या हुआ. 1931 में गांधी अर्बन पैक्ट होता है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में. पूना पैक्ट होता है. यरवड़ा जेल में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है. और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1935 में. गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आता है, जो चार्टर एक्ट आता था हर 10 साल पे, वही है ये. 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा सेटअप होती है. 1907 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है. 1940 में ऑगस्ट ऑफर होता है और इंडिविजुअल सत्याग्रह का स्टार्ट होता है. किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है ये भी हम देखेंगे. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है. INA ये इंडियन नेशनल आर्मी है, ठीक है. ये दो अलग अलग इंडियन नेशनल आर्मी है, अभी हम इसको भी देखेंगे. क्रिप्स मिशन आता है 1942 में. 1943 में फिर से इंडियन नेशनल आर्मी एक बनाई जाती है. 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है. और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे होता है, मार्काट वाला दिन. कैबिनेट मिशन प्लान उसके बाद आता है. और 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो जाते हैं. ओके, सो जब हम लोग शुरुआत से पढ़ें 1930 तक हमने देखा था. 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, डांडी मार्च होता है और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें INC पार्टिसिपेट नहीं करती है. ओके, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? 7 सितंबर 1931 में होती है. उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे हमारे? अर्विन थे, ठीक है. तभी अर्विन गांधी पैक्ट होता है, ठीक है. ये इसको अर्विन गांधी पैक्ट को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं. ये 4 मार्च 1931 में प्रायर टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है. क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ डिमांड्स रखी गई थी गांधी जी के द्वारा. क्या क्या डिमांड रखी गई थी? गांधी जी ने बोला था कि नमक बनाने की हमको आज़ादी दी जाए, कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए सब लोग नमक बना सकें, ये नहीं कि सिर्फ कोस्टल पीपल बना रहे हो, और टैक्स हटाया जाए. इस तरह से काफ़ी सारी डिमांड थी. तो अर्विन ने इसके जवाब में क्या कहा था कि हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको हम छोड़ देंगे जिन्होंने वायलेंस नहीं किया होगा. ओके, तो यहाँ पे अब कौन एक्सेप्शन हो गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक्सेप्शन हो गए क्योंकि उन्होंने वायलेंस किया था, ठीक है. तो उन्होंने बोला हम उनको तो छोड़ देंगे जिन्होंने वायलेंस नहीं किया. और जो है इन्होंने क्या बोला कि हम फ़ाइन भी सबका माफ़ कर देंगे, ठीक है. अब क्या होता है वहाँ पर गांधी जी की जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं वो मेट नहीं होती हैं और वो आधी कॉन्फ्रेंस से ही वापस आ जाते हैं. ओके, तो ये मीटिंग भी अनसक्सेसफुल रह जाती है. फिर इसी के जवाब में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है. और इसमें जो है अब क्या होता है कि ये भी फेल हो जाती है. और इसमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर फिर ज़्यादा लाइट में आते हैं. और अभी हम लोग देखेंगे 1932 में जब पूना पैक्ट होगा, ठीक है. पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है? गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है ये उल्लंघन करने के लिए, ठीक है. और फिर दोनों के बीच में साइन होता है. गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन होता है. किस लिए साइन होता है? ये जो अभी रिजर्वेशन हमारे चल रहे हैं उसी के लिए साइन, उसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट होता है, उसी के लिए साइन होता है. तो गांधी जी तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट देने के लिए, उनकी जगह पे मदन मोहन मालवीय जाते हैं, ठीक है. तो ये 3 लोगों की प्रेजेंस होती है हमारे पूना पैक्ट में. फाइन. अब हम देखें तो कम्युनल अवार्ड आता है. कम्युनल अवार्ड मतलब जातिगत आरक्षण, कास्ट रिजर्वेशन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है. कास्ट रिजर्वेशन जो कि है अभी भी, ठीक है. ये कब हुआ था? ये 16 अगस्त को हुआ था 1932 में. फाइन. अब क्या है, इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं. 1931 में जब कराची सेशन हुआ था, जब पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया था, वो उस स्पेशल सेशन में जो गांधी अर्बन पैक्ट था उसको सपोर्ट किया गया था. और एक और वहाँ पे डिमांड रखी गई थी कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनकी सज़ा में कमी कर दी जाए. लेकिन
उस कराची सेशन में भी उनके ये जो डिमांड थी इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और उसी के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हैंग कर दिया गया था, ठीक है, मतलब उनको फांसी दे दी गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, और इसी तरह से 1932 में ही जो हमारा CDM था यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको रिज्यूम कर दिया जाता है, ठीक है। अब 1936 में जब ऑल इंडिया किसान सभा स्टैब्लिश होती है, तो उस ऑल इंडिया किसान सभा सबसे पहले तो कहाँ स्टैब्लिश होती है, लखनऊ में स्टैब्लिश होती है। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट होते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा के ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी कौन थे, NG रंगा इसके सेक्रेटरी थे। फैजपुर सेशन 1936 में हुआ, और इसी में क्या हुआ, अ किसान मैनिफेस्ट वॉज इशूड अंडर इंडिविजुअल याग्निक, ठीक है। अब ये इंदुलाल याग्निक के अंडर एक किसान मैनिफेस्टो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो किसान कांग्रेस इसीलिए बनी ही बेसिकली थी, किसान सभा जो थी वो इसीलिए बनी ही थी, सो दैट किसान के जितने भी डिमांड्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबके सामने लाए जा सके और उन्हें आराम से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये जो GOI एक्ट है, ये वही 10 साल पे आने वाला एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम, जो अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि GOI 1935 में से बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई हैं, ठीक है। जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसका एक लेक्चर मैं डाल भी चुकी हूँ और बाकी मैं डालती रहूँगी, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट ऑल्सो, फाइन। अब 1937 में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑगस्ट ऑफर की, जिसमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ऑगस्ट ऑफर एंड ऑगस्ट मूवमेंट में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। ऑगस्ट डिक्लेरेशन वही है मॉन्टेग डिक्लेरेशन, जिसके बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं। तो ऑगस्ट ऑफर क्या था, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था इसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई गई, ठीक है, किस लिए, कि इंडिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। अभी कुछ ऐसी 1935 में क्या हुआ था ना कि एक वो उठी थी, एक डिमांड उठी थी, MN राव ने ये डिमांड उठाई थी कि हमारा भी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये सब मैंने पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो 1940 में क्या हुआ, एक ऑगस्ट ऑफर आया जिसमें ये बताया गया कि इंडिया की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनेगी, किस लिए बनेगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनेगी, ठीक है। अब गांधी जी क्या थे, ये सेटिस्फाइड नहीं थे इस ऑफर से, इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, ठीक है। पहले सत्याग्रही ये थे और दूसरे सत्याग्रही हमारे थे JL नेहरू। JL नेहरू सेकेंड सत्याग्रही थे और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम में। ओके, देन व्हाट हैपन, अब क्या होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1942 से लेके 1944 तक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी को अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और उसी के पहले क्रिप्स मिशन आ चुका होता है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन को क्या बोलते हैं गांधी जी, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उसकी डेट ख़त्म हो गई और ये फालतू हमें ला के दे रहे हैं, और हर कोई क्रिप्स मिशन से क्या था, डिससेटिस्फाई था, और उसकी रिकमेंडेशन जितनी भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ, डू और डाई का नारा लगा, करो या मरो, डू और डाई का नारा लगा, करो या मरो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा था कि आर्म्स अटैक किए गए, ठीक है, आर्म्स अटैक किए गए गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे, मद्रास में और बंगाल दोनों में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया 538 राउंड्स ऑफ फायरिंग के लिए ऑर्डर किया। इसमें 7,000 7,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 60,229 लोग को जेल में डाल दिया गया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की बात है। और इसी मूवमेंट के चलते इंडियंस के अंदर जब इतना ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, तो इसी के चलते इंडियंस के अंदर ब्रेवरी, एंथुसियाज्म और टोटल सैक्रिफाइस आ गया था कि उनकी जान भी चली जाए, बट अब तो उन्हें करना है तो करना है। ओके, तो ये अब आती है 1900 क्या पढ़ा था हम लोग, 1942
अब ये वाली जो इंडियन नेशनल आर्मी है 1942 में ये सेटअप की गई थी जापान में सेटअप किया था इसे रास बिहारी बोस ने। और ये जो 1943 में जो इंडियन आर्मी सेटअप हुई है ये सिंगापुर में सेटअप हुई है बाय सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में सेट हुई है बाय सुभाष चंद्र बोस। ओके, सिंगापुर में हुई थी। फाइन। अब क्या होता है 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। शिमला कॉन्फ्रेंस भी ब्रिटिशर्स और ये आईएनसी के मेंबर्स के बीच में होती है और इसमें भी कुछ कंडीशंस मेट की जाती हैं। अब अगर कभी शिमला घूमने गए होंगे तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उसमें उसकी डेट लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे टाइम पे ये कंडीशंस मेट हुई कि ये होगा ये होगा ये होगा और इंडिया को ऐसे ऐसे करके आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस ऐसे लिखे हुए हैं वहाँ पर। फाइन। अब क्या हो रहा है, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी जो 1943 में सेटअप हुई थी, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा लगाया था और जय हिंद का नारा भी यहीं पर लगा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़ बता दूं कि सुभाष यहाँ पर इस टाइम में काफ़ी ब्रिगेड्स बनी, आईएनए की ढेर सारी ब्रिगेड्स बनी। कौन कौन सी बनी? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और वेमेन के लिए बनी रानी लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। ठीक है, ये लोग कहाँ से कहाँ चले? इम्फाल से लेके कोहिमा तक चले ये। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान, इतना बहुत है। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना था। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ने इसे प्लान किया था। ओके, सो व्हाट हैपेंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट अब फॉर्म होगी। इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी और इसी के बाद ही जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि माउंटबेटन प्लान रखा जा रहा है। कब रखा जाएगा माउंटबेटन प्लान? 3 जून 1947 को इंडिया को डिवाइड करने के लिए, और तभी रैडक्लिफ लाइन की मदद से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान और ये दो जो पाकिस्तान है उनका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 1947 में ही आता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक्चुअली ये इनकी लाइन जो है ड्रॉ कर दी गई है बाय रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़। ओके, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विथ 1757 वाली सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी। 1757 से लेके जहाँ से ब्रिटिशर्स इंडिया में आना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग से आई विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह। ओके, वॉरेन हेस्टिंग से मैं अब आपका जहाँ से मैंने ये वाली सीरीज़ स्टार्ट की है वहाँ पर ख़त्म करूँगी उस सीरीज़ को। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट करूं देन लेट मी नो। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप वो सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका कोर्स स्टार्ट कर दूंगी, नहीं तो मैं फिर इस सीरीज़ के साथ चलूँगी। ओके, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।